गणित। समझेंगे क्या क्या चैप्टर कवर करने हैं आपको, कितने सारे चैप्टर कवर करने हैं। देखिए सबसे पहले 3 बेसिक चैप्टर लिख रहा हूं आपके सामने में, 3 बेसिक चैप्टर। पहला जो चैप्टर है ये है संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर, बेसिक चैप्टर है संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। दूसरा जो चैप्टर है ये है सरलीकरण। सरलीकरण इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। तीसरा है भिन्न संख्या, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। 3 चैप्टर ये लिखा। अब इन तीनों को समझो पहले। तो ये तीनों बेसिक चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर, संख्या पद्धति, सरलीकरण और भिन्न संख्या, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शनल नंबर। आज स्टार्ट जो मैं करूंगा इन तीनों को मिला करके पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अपन जब पढ़ेंगे तो इन तीनों चैप्टर को मिला करके पढ़ेंगे, इन तीनों को अलग अलग नहीं पढ़ना है, अपन पढ़ेंगे इन तीनों को मिला करके। संख्या पद्धति, सरलीकरण और भिन्न संख्या, तीनों चैप्टर को मिला करके पढ़ना है। तीनों पूरा का पूरा बेस बनाएंगे, आपका मैथ्स में पूरा बेस बनाएंगे। इन तीनों चैप्टर में जिन जिन बातों को आप पढ़ेंगे वो सारी बातें आपको आगे चल के काम में आएंगी। और ऐसा नहीं कि यहां से प्रश्न नहीं आते हैं इन तीनों चैप्टर से, केवल बेस बनाने का काम नहीं है यहां पे, आपको यहां से भरपूर प्रश्न मिलेंगे, भरपूर प्रश्न। इन तीनों चैप्टर से मिला करके भरपूर प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे इन तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आप प्री का एग्जाम उठा लीजिए, सीजीपीएससी प्री का 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर साल मिल जाएंगे। सीजीपीएससी प्री की बात कर रहा हूं, हर साल 4 से 5 प्रश्न आपको इन तीनों चैप्टर से एकदम सेपरेट दिखाई देंगे, इन तीनों चैप्टर पे बेस्ड होंगे वो। अमीन पटवारी 2017 का पेपर उठा के देखिए, अमीन पटवारी का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, इसीलिए इसकी बात कर रहा हूं। अमीन पटवारी का एग्जाम उठा के देखिए, 8 या 9 प्रश्न पूछे गए थे, 8 या 9, 30 में से सोचो 8 या 9 प्रश्न इन 3 चैप्टर से ही, बस 8 या 9 प्रश्न बोल रहा हूं 2017 वाले एग्जाम में। इसके अलावा और भी व्यापम के दूसरे एग्जाम्स होते हैं, पटवारी 2022 का पेपर देखिए, आरआई का पेपर देखिए, इन तीनों चैप्टर से 4-5 प्रश्न औसतन आपको दिखाई दे ही देंगे। हर एग्जाम में उठा के देखिए, औसतन इन तीनों चैप्टर से मिला के 4-5 प्रश्न आपको दिखाई देंगे ही, 4 से 5 प्रश्न औसतन। तो इन तीनों चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, सेपरेट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, और इनमें जो भी बातें पढ़ेंगे वो सारी बातें आगे चल के काम आएंगी। क्या क्या पढ़ना है इन 3 चैप्टर में पहले समझो, क्योंकि आज यही चालू करने वाला हूं। इन तीनों चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इन तीनों चैप्टर में पढ़ेंगे कि नंबर क्या होता है। ध्यान से समझना, इन तीनों चैप्टर को लेके प्रॉब्लम होता है बच्चों को। एवरेज वगैरह में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि औसत पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे तो आपको पता है कि एवरेज के ही क्वेश्चंस रहेंगे पूरे, परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज के ही क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इन तीनों चैप्टर में प्रॉब्लम यह आती है कि क्या पढ़ना है। इन तीनों चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स छिपे हुए हैं, तो इन तीनों चैप्टर को समझने में बच्चों को दिक्कत आती है कि सर पढ़ें क्या, इसमें पढ़ने को क्या है। औसत में तो समझ आ रहा है औसत पढ़ना है, प्रतिशत में प्रतिशत है, लाभ हानि में लाभ हानि है, समय दूरी में समय दूरी है, समय कार्य में समय कार्य है, साधारण ब्याज में साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन इन 3 चैप्टर को लेकर हमेशा समस्या रहती है। तो इन 3 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो बता रहा हूं, आज से स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले आपको देखना है कि संख्या क्या होती है, व्हाट इज नंबर। इसके बाद संख्या के प्रकारों को समझना है, संख्या के प्रकार मतलब टाइप ऑफ नंबर। संख्या के सारे प्रकारों को डील करेंगे आप, संख्या के जितने प्रकार हैं आप सुने होंगे, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर। फिर परिमेय संख्या को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, रैशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, तो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इसके अलावा आप देखेंगे तो अभाज्य है, भाज्य है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, भिन्न संख्या है, फ्रैक्शनल नंबर। भिन्न संख्या का पूरा क्लासिफिकेशन, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, तुल्य भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
समझ आ रहा? मिक्स्ड फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सारे नंबर्स, मतलब कुछ नहीं छोड़ना है, जितने नंबर्स पूरे मैथ्स में यूज होते हैं उन सारे नंबर्स को यहां पे डील करना है आपको। इसके बाद नंबर्स जितने पढ़े हैं उन पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को डील करना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे अभी अपेक्स बैंक का एग्जाम हुआ था, ये जो अभी व्यापम ने लिया था, अभी 2-3 सप्ताह पहले ही हुआ होगा, सहकारिता वाला जो एग्जाम हुआ था, वहां पर ऐसे प्रश्न आए थे कि एक परिमेय संख्या को, समझ आ रहा है, एक परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर ऐसा बोल दिया था, गैर शून्य परिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा। एक नॉन जीरो रैशनल नंबर को इररैशनल नंबर से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या बनेगा। पटवारी 2022 में आया था, दो रैशनल नंबर्स, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर रिजल्ट क्या आएगा। समझ आ रहा है, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर रिजल्ट क्या आएगा। जो पीएससी का जो ये परिवहन विभाग का एग्जाम होता है, वहां पर प्रश्न आया था कि एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आएगा। दो पूर्णांकों को जोड़ने पर, दो इंटीजर्स को जोड़ने पर रिजल्ट क्या आएगा। दो सम संख्याओं को जोड़ने पर रिजल्ट क्या आएगा। दो इवन नंबर्स को, निम्न में से कौन सा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। ये सारे प्रश्न बनेंगे, ये सारे प्रश्न बनेंगे। तो संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार का होता है, और संख्या के प्रकारों पर जितने प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्नों को डील करेंगे अपन। पीएससी में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, व्यापम में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, ये सेक्शन कवर करेंगे। इतना सेक्शन कवर करने के बाद आप देखेंगे आरोही क्रम अवरोही क्रम, सारे प्रकार के नंबर्स में आरोही और अवरोही क्रम, सारे प्रकार के नंबर्स में बोल रहा हूं, जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हर वैरायटी के नंबर में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, सारे प्रकार के नंबर्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे इंटीजर्स पढ़ाऊंगा आगे जाके, पूर्णांक संख्या, ये देखिए ऐसे नंबर्स को मैं इंटीजर्स बोल रहा हूं। ये देखिए ये इंटीजर्स है, मान लीजिए ये देखिए, ये देखिए ये इंटीजर्स हैं, पूर्णांक संख्याएं, इनमें देखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग। डेसिमल वाले नंबर्स में देखेंगे, ये देखिए ऐसे डेसिमल वाले नंबर्स में देखेंगे, इस प्रकार के नंबर्स में, ये देखिए ऐसे नंबर्स में देखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग। डेसिमल वाले नंबर्स, दशमलव वाली संख्याएं, ये देखिए इस प्रकार के नंबर्स में, ये देखिए इस प्रकार के नंबर्स में देखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग। सारे वैरायटी के नंबर्स कवर होंगे। इंटीजर्स पूर्णांक संख्याओं में आरोही अवरोही, दशमलव वाली संख्याओं डेसिमल वाले नंबर्स में आरोही अवरोही, ये देखिए भिन्न संख्याएं फ्रैक्शनल नंबर्स में आरोही अवरोही, सारे प्रकार के नंबर्स में आरोही अवरोही देखेंगे। इतना करने के बाद आप पढ़ेंगे इसमें स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं इसको, स्थानीय मान को, और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ये पढ़ेंगे। संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान क्या, जातीय मान क्या। इतना कवर होने के बाद आपका टॉपिक आएगा वी बॉड मास रूल। वी बॉड मास रूल जो कि पूरा कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग करेगा, पूरा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। वी बॉड मास रूल ये देखेंगे आप। वी बॉड मास रूल भी सारे प्रकार के नंबर्स में देखेंगे। ये देखिए ऐसे नंबर्स पे वी बॉड मास रूल देखेंगे, ऐसे नंबर्स पे वी बॉड मास रूल देखेंगे, ऐसे नंबर्स पे वी बॉड मास रूल देखेंगे। तो वी बॉड मास रूल सारे प्रकार के नंबर्स में कवर करेंगे अपन, सारे प्रकार के नंबर्स में। मतलब कैलकुलेशन इंटीजर्स का भी देखेंगे, कैलकुलेशन डेसिमल वाले नंबर्स का भी देखेंगे, कैलकुलेशन फ्रैक्शनल नंबर्स का भी देखेंगे। तो जब सारे नंबर्स आप पढ़ चुके हैं तो उन सारे नंबर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे, उन सारे नंबर्स में कैलकुलेशन सीखेंगे। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वी बॉड मास रूल। यहां से सेपरेट प्रश्न आता है, सीजीपीएससी का एग्जाम हो, व्यापम का एग्जाम हो, सेपरेट यहां से क्वेश्चन आता है वी बॉड मास रूल से। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से क्वेश्चन आता है, गारंटीड आता है, ये तो हर एग्जाम में आता है। सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम में जमाओ, नंबर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं आजकल। इतना सेक्शन कवर होने के बाद, इतना सेक्शन कवर करने के बाद ध्यान रखिएगा वी बॉड मास सारे प्रकार के नंबर्स में देखेंगे।
इवन ऐसे नंबर्स पे भी देखेंगे अपन, ये देखिए ऐसे नंबर्स पे भी कैलकुलेशन देखेंगे, ये देखिए ऐसे नंबर्स पे, बार वाले नंबर्स, ऐसे नंबर्स पे भी कैलकुलेशन देखेंगे आप। तो जब यहां पे पढ़ेंगे नंबर क्या होता है, नंबर कितने प्रकार का होता है, तो सारे नंबर्स को पहचानना सीख जाओगे कि ऐसे नंबर को क्या नाम देंगे, ऐसे नंबर्स को क्या नाम देंगे, ऐसे नंबर्स का नाम क्या है, ऐसे नंबर्स का नाम क्या है, सारा कुछ सीख जाओगे यहां पे। तभी तो आप जब उन नंबर्स पे कैलकुलेशन चालू करोगे तो आपको पता तो रहेगा कि इस नंबर को क्या बोलते हैं, कहां पे बैठता है ये। तो जब वी बॉड मास रूल पढ़ेंगे अपन तो सारे प्रकार के नंबर्स में पढ़ेंगे। वी बॉड मास रूल पढ़ने के बाद छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं इन तीनों चैप्टर में मिला के, जैसे इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट फाइंड करना, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, विभाजिता के नियम, विभाजिता के नियम इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स छोटे छोटे और हैं, क्रमागत तौर पर भाग देना, क्रमागत तौर पर भाग देना, सक्सेसिव ऑर्डर में डिवाइड करना बोलते हैं, विभाज्यता पर प्रश्न, विभाज्यता पर प्रश्न मतलब कि डिविजिबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लैडर प्रॉब्लम, लैडर प्रॉब्लम इंग्लिश में इसको लैडर प्रॉब्लम ही बोलेंगे, सीढ़ी वाले प्रश्न होते हैं लैडर प्रॉब्लम। और मान लीजिए मैं इसमें विविध प्रश्न लिख देता हूं, बहुत सारे प्रश्न और हैं जिनको मिला जुला के देखेंगे। सीरीज वाले प्रश्न भी बोल सकते हैं आप, सीरीज वाले प्रश्न पूरे आ जाएंगे इसमें, सीरीज वाले प्रश्न आ जाएंगे इसमें। इसी में आप देखेंगे तो इसमें बीज गणितीय सूत्र, बीज गणितीय सूत्र मतलब एल्जेब्रिक फॉर्मूलेस पूरे कवर करने हैं। इसी में आप देखेंगे तो समीकरण, समीकरण को सॉल्व करना है, समीकरण में आप देखेंगे तो रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, और वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों सीखेंगे। इतना है इन तीन चैप्टर में मिला के, समझ आ रहा है। इसको छोड़ देते हैं बच्चे, वो सीधे औसत प्रतिशत लाभ हानि चालू कर देते हैं, वैसा गलती नहीं करना है। आप अमीन पटवारी 2017 का पेपर उठाइए, 8-9 प्रश्न आए थे। विभाजिता के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, शेषफल प्रमेय के ही 2 प्रश्न थे 2017 अमीन पटवारी में। पीएससी के हर साल के पेपर में रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन होगा, हर साल के पेपर में। एक समय था पीएससी का जब हर पेपर में इकाई के अंक का प्रश्न आता था। एसीएफ का पेपर हुआ, लगातार 2 बार पूछा इकाई के अंक का प्रश्न। पीएससी प्री में हर साल पूछा होगा इकाई के अंक पर प्रश्न। एक समय ऐसा था जहां हर पेपर में इकाई का अंक पूछता था, रिमाइंडर थ्योरम हमेशा पूछता है। इकाई के अंक का मतलब ऐसा, जैसे मैं बोला 777 की पावर 777, इसमें यूनिट डिजिट क्या बनेगा, समझ आ रहा है। मतलब 777 को जब मैं 777 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, सोचो 777 को जब मैं 777 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट में इकाई का अंक क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 2 का पावर 50, 2 को 50 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो जो प्रोडक्ट क्रिएट होगा उसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में ये देखिए ऐसा, 68 का पावर 68 प्लस 68, इसको 67 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। 2 का पावर 50, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चंस। विभाजिता के नियम पे पूरा का पूरा रूल कवर करना है आपको। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, समझ आ रहा है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, 99 से डिविजिबिलिटी का रूल, 72 से डिविजिबिलिटी का रूल, 88 का रूल, 24 बड़े बड़े नंबर्स का रूल, छोटे छोटों के साथ में बड़े बड़े नंबर्स के रूल क्रिएट करना आपको आना चाहिए। क्रमागत तौर पर भाग देना सिखाऊंगा क्या है। विभाजिता पर, डिविजिबिलिटी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मिक्स प्रश्न रहेंगे वहां पर। लैडर प्रॉब्लम का मतलब ऐसे प्रश्न आते हैं, देखो लैडर प्रॉब्लम का मतलब ऐसा, ये प्रश्न देखे होंगे आप, ऐसा ये देखिए ऐसा, इसको बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम, इसका वैल्यू पूछ लेगा। पीएससी क्या किया, पीएससी एडवांस कर दिया। पीएससी क्या करता है ऐसा,
पीएससी इसको ए बोल दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसका वैल्यू दे दिया मान लो 13/24। अब पूछ लिया आपसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू बताओ। टफ हो गया क्वेश्चन, देखिए समझ आ रहा है। एसीएफ में आया है, पीएससी प्री में आया है ऐसा क्वेश्चन। तो लेवल को पीएससी ने 20, 21, 22 में बहुत टफ रखा है। 21 का पेपर आप देखना, मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन जो था पीएससी का 2021 वाला, उसमें 10 एक प्रश्न भी गिन के बना लो तो लगेगा कि मैथ्स और रीजनिंग आपने पढ़ लिया है ढंग से। 10-12 प्रश्न भी अगर आपसे बनते हैं तो ऐसा लेवल था। केवल इस वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो आरएस अग्रवाल, एसडी यादव, ये सब सामान्य बुक में नहीं मिलेंगे आपको। एसएससी के क्वेश्चंस को पूरा कॉपी किया है, यूपीएससी तक में नहीं मिलता। यूपीएससी का सीसेट बच्चों को आसान लगने लगा था 20, 21, 22 का पेपर देख के। यूपीएससी के जो बच्चे थे बहुत सारे मेरे पहचान के, वो सीसेट में फेल हो गए थे इधर आके, क्योंकि यूपीएससी में हिंदी और छत्तीसगढ़ी वैसे भी नहीं पढ़ना पड़ता। अब यहां तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी के भरोसे निकाले थे जो बच्चे सीसेट निकाले थे। 20, 21, 22 का जो बच्चा प्री निकाला होगा उससे पूछना, सीसेट निकाला था हिंदी और छत्तीसगढ़ी के दम पे बस वो, क्योंकि 30-35 प्रश्न आते हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी के उसमें। बाकी मैथ्स और रीजनिंग के दम पे एक बच्चा नहीं मिलेगा आपको। इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा, मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा नहीं मिलेगा आपको जो मैथ्स और रीजनिंग के दम पे 2021 का सीसेट निकाला होगा, लैंग्वेज के दम पे निकाला होगा, निकाला भी होगा तो वो। इसीलिए यूपीएससी वाले सब बाहर हो गए थे उसमें, क्योंकि यूपीएससी में हिंदी छत्तीसगढ़ी पढ़ते नहीं है वो लोग। तो हिंदी छत्तीसगढ़ी जो दूसरे का थोड़ा नैया पार किया उधर से, वो लोग वैसे ही बाहर थे। मैथ्स और रीजनिंग उनसे बना नहीं। ये स्तर रहा है। सोचो ना, ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं यार, सामान्य बुक में मिलेंगे नहीं आपको ऐसे प्रश्न। इतने टॉपिक्स हैं। सीरीज वाले प्रश्न में बहुत कुछ पढ़ना है, सीरीज वाले बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। बीज गणितीय सूत्र, एल्जेब्रिक फॉर्मूलेस, ये जितने फॉर्मूले आप पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, जितने फॉर्मूले ये देखे हैं आप, उन सारे फॉर्मूलों को कवर करना है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसा, ये देखिए जिसमें वेरिएबल का पावर 1 रहेगा। ये देखिए जैसे ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल का पावर कितना है, 1। इसको बोलेंगे सिंगल वेरिएबल वाला, एक चर वाला। ये देखिए ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन, लेकिन ये है 2 चर वाला। वर्ग समीकरण का मतलब ऐसा, ये देखिए ये हो गया वर्ग समीकरण, जिसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल का पावर कितना है, 2। इन सब को सॉल्व करना सीखना है, इसको भी सॉल्व करना सीखना है। यहां पर लीनियर इक्वेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 2 लीनियर इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इन दोनों के कितने हल निकलेंगे। बचपन में ऐसा सीखे होंगे, देखिए ऐसा ग्राफ ऐसा कट किया तो एक ही हल निकलेगा, ग्राफ ऐसा पैरेलल हो गया तो कोई हल नहीं निकलेगा, और ग्राफ एक के ऊपर एक चढ़ गया तो इनफाइनाइट हल निकलेंगे। वो सब देखना है। तो शुरू के जो 3 चैप्टर में लिखा, उन 3 चैप्टर में इतनी बातें कवर करनी है आपको, तब जाके ये 3 चैप्टर कवर होंगे आपके। समझ आ रहा है? देखने में आसान लगता है ये 3 चैप्टर, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग इसी में आपका लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बेस बनाए और पूरा चैप्टर उसी बेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। हर टॉपिक नया है, इकाई का अंक एकदम नया अलग, शेषफल प्रमेय एकदम अलग, लैडर प्रॉब्लम एकदम अलग हो गया, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एकदम अलग हो गया। एवरेज पढ़े, मान लो अपन बेस बनाए, क्या होता है एवरेज, उसका फॉर्मूला क्या, पूरा बेस पढ़े, उसके बाद सारे क्वेश्चंस अपन को एवरेज के ही मिल रहे हैं, सारे क्वेश्चंस एवरेज के मिल रहे हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, नए नए टॉपिक्स पे काम करना है आपको। अब इतना जब पढ़ लोगे ना, तो यही चीजें आगे चल के आगे के चैप्टर्स में काम आएंगी। इतना पढ़ने के बाद ये जितना भी मैंने लिखा, ये सब आगे चल के काम आएगा। जितने भी चैप्टर्स आगे आएंगे, उन सारे चैप्टर्स में नंबर्स के बिना मैथ्स पूरा होगा ही नहीं, कैलकुलेशन के बिना मैथ्स पूरा होगा ही नहीं। ये फॉर्मूले आगे चल के मिलेंगे आपको, एल्जेब्रिक फॉर्मूलेस, इक्वेशन लगभग आगे चल के हर चैप्टर में सॉल्व करना होगा। तो इन सारी बातों की आवश्यकता आगे चल के पड़ेगी आपको। तो ये 3 चैप्टर हो गए, इन 3 चैप्टर में इतना सारा पढ़ना है। तो डिटेल्ड थोड़ा इन 3 चैप्टर का बताना जरूरी रहता है, क्योंकि इन 3 चैप्टर में क्या पढ़ें समझ में नहीं आता है। लास्ट में मैंने विविध प्रश्न लिख दिया है, जितना बचा खुचा रहेगा सब इसमें कवर होगा वो। इसके बाद आगे के चैप्टर देखेंगे तो 2 और बेसिक चैप्टर हैं। एक है घातांक और करनी, घातांक और करनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडाइसेस एंड सर्ट्स, इंडाइसेस एंड सर्ट्स, घातांक और करनी।
इसमें घातांक के पूरे नियम कवर करने हैं आपको, जितने रूल्स घातांक के होते हैं, करनी के जितने रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स करनी के कवर करने हैं आपको। घातांक के नियम का मतलब ये सब नियम देखो पढ़े होगे, एक्स का पावर m इंटू एक्स का पावर n, क्या हो जाएगा ये एक्स का पावर m प्लस एन, एक्स का पावर m इक्वल टू एक्स का पावर n, तो क्या हो जाएगा ये m इक्वल टू n हो जाएगा। 10-12 नियम घातांक के हैं, 8-9 नियम करनी के हैं। उन सारे नियमों को पढ़ के उन पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे आप। इसके बाद अगला चैप्टर है वर्गमूल और घनमूल। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही एग्जाम के लिए, वर्गमूल और घनमूल। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। मैक्सिमम जो पोर्शन कवर करना है 90 to 95% वो वर्गमूल का ही कवर करना है आपको। बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल निकालने का मेथड क्या है, दो मेथड पढ़ेंगे आप, फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि, डिवीजन मेथड भाग विधि। इसके अलावा इसमें पढ़ते हैं आप पूर्ण वर्ग, सुने होंगे ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर करके टॉपिक आएगा इसमें, क्या ऐड करें नंबर में जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। एक और अच्छा टॉपिक आप सुने होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परिमेयकरण, सुने हैं क्या, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या, तो डिनोमिनेटर में जब रूट लगा होगा तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, रैशनलाइजेशन किया जाता है, परिमेयकरण। कुछ विविध क्वेश्चंस यहां पे भी आएंगे, कुछ विविध क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विविध में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, यहां से हमेशा हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। घनमूल में थोड़ा सा कवर करना है आपको, पूर्ण घन क्या होता है, घनमूल निकालते कैसे हैं, ये सब देखना है। ये 5 चैप्टर आपके पूरे बेसिक चैप्टर हैं, ये 5 चैप्टर, शुरू के 3 उसमें क्या क्या पढ़ना है वो लिखा, और आगे के 2 चैप्टर ये पूरे बेसिक चैप्टर हैं, ये एकदम बेसिक। वैसे तो पूरा का पूरा गणित ही बेसिक है आपका, एडवांस मैथ्स कुछ है नहीं इसमें। बोलने को एडवांस है, क्या एडवांस है इसमें, कुछ नहीं है इसमें। एडवांस मैथ्स चालू करते हैं आप 11वीं से, 11th से एडवांस मैथ्स पढ़ना चालू करते हैं, समाकलन अवकलन ये सब एडवांस में आता है। 10th तक का मैथ्स को बेसिक मैथ्स ही बोलते हैं आप। तो ये बेसिक के भी बेसिक चैप्टर है मान लीजिए, जो आपका पूरा बेस को बनाएंगे। वर्गमूल निकालना सीखेंगे क्योंकि हर चैप्टर में वर्गमूल की आवश्यकता पड़ेगी। घनमूल निकालना सीखेंगे क्योंकि चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे वहां पे घनमूल की आवश्यकता पड़ेगी। घातांक के नियमों को पढ़ेंगे तब तो उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, करनी के नियम पढ़ेंगे तब उसको इंप्लीमेंट करके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इन 5 चैप्टर की आगे आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए इन 5 को मैं बेसिक चैप्टर बोल रहा हूं। सेपरेट क्वेश्चंस तो आएंगे ही यहां से, आगे इन चैप्टर की आवश्यकता पड़ेगी आपको। इसके बाद जो चैप्टर चालू होंगे वो पूरे कंसेप्चुअल हैं, लसा और मौसा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चैप्टर पूरे मैथ्स का और उतना ही इंपॉर्टेंट, एलसीएम एंड एचसीएफ। एक टाइम था जब मेंस में यहां से 17-18 नंबर का प्रश्न आया था, 2017 पीएससी मेंस में 17-18 नंबर तक का प्रश्न आया था इस चैप्टर से, 17 से 18 नंबर तक का। आरआई पटवारी का पेपर देखना, 3-3 प्रश्न आए हैं एक ही पेपर में, एक ही पेपर में 3-3 प्रश्न इस चैप्टर से, बहुत बड़ा है। सबसे ज्यादा समय पूरे मैथ्स में यहीं पे लगता है, लसा मसा को खत्म करने में सबसे ज्यादा समय लगता है इस चैप्टर को खत्म करने में। तो एलसीएम एंड एचसीएफ, लसा और मसा पढ़ेंगे आगे चल के। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक। इसके बाद अगला चैप्टर आप देखेंगे तो औसत, एवरेज, ये सब कंसेप्चुअल चैप्टर हैं। बेस बनाइए, फॉर्मूले समझिए कहां से बने कैसे बने, और पूरे चैप्टर को डील करिए। इसके बाद अगला चैप्टर जो आएगा वो है प्रतिशत, प्रतिशत इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं, इसी का पूरा एप्लीकेशन है लाभ हानि। प्रतिशत में जितनी बातें सीखेंगे वो पूरी की पूरी लाभ हानि में काम आएंगी, केवल शब्दों का हेर फेर होगा, बाकी पूरी बातें पूरे कंसेप्ट सेम रहेंगे। प्रतिशत में आप बोलेंगे प्रारंभिक मान, लाभ हानि में क्रय मूल्य बोल देंगे इसको, इनिशियल वैल्यू इधर कॉस्ट प्राइस, अंतिम मान इधर बन जाएगा विक्रय मूल्य,
फाइनल वैल्यू को क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। इधर पे वृद्धि, इधर बन जाएगा लाभ। इंक्रीज इधर बनेगा प्रॉफिट। इधर कमी, इधर क्या बन जाएगा? हानि। डिक्रीज को बोल देंगे लॉस। कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, एकदम कॉपी, सारे के सारे कंसेप्ट एकदम कॉपी होंगे। इसी में आप पढ़ेंगे बट्टा, छूट, डिस्काउंट, लाभ हानि में ही उसको कवर करेंगे अपन, अलग से चैप्टर नहीं देंगे उसको। प्रतिशत का ही एप्लीकेशन है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी प्रतिशत का ही एप्लीकेशन है। इन चारों चैप्टर को लिंक में पढ़ा जाता है, चारों चैप्टर को लिंक में पढ़ते हैं सापन। प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लिंक में इन चारों चैप्टर को पढ़ा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, 3 चैप्टर और लिंक में हैं, वो है अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। इसी का एप्लीकेशन है मिश्रण, मिक्सचर, एलिगेशन भी बोल देते हैं इसको। इसी का एप्लीकेशन है साझा, जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं, पार्टनरशिप। ये तीनों लिंक में चलेंगे। अनुपात समानुपात अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो मिश्रण और साझा पे काम आसान हो जाएगा। पूरा रेशियो का ही एप्लीकेशन है, मिक्सचर एंड पार्टनरशिप, पूरा रेशियो का एप्लीकेशन लगेगा। इसके बाद लिंक में चलने वाले 3 और चैप्टर देखिए, चाल समय दूरी, चाल समय दूरी इसको बोलते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस। इसी का एप्लीकेशन है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन। इसी का एप्लीकेशन है नाव और धारा, नाव और धारा का मतलब बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। ये तीनों लिंक में चलते हैं, चाल समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव धारा। स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। समझ आया? 17 चैप्टर तो ये हो चुके हैं आपके। 2 चैप्टर और लिंक में चलते हैं, समय और कार्य, समय और कार्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। इसी का एप्लीकेशन पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम। 19 हो गई ये। एक आपका एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आयु संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये 20 चैप्टर हो गए आपके। 20 में से अभी ज्योमेट्री मेंसुरेशन के चैप्टर लिखा नहीं हूं मैं, ध्यान रखिएगा, और ना ही डीआई के चैप्टर लिखा हूं। पाइप एंड सिस्टम, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी मतलब पाइप एंड सिस्टम बोलते हैं उसको। आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये 20 चैप्टर हो गए। अभी तक जो मैं लिखा हूं, जितने चैप्टर अभी तक लिखा हूं, पीएससी के लिए सारे कवर करने हैं आपको, कुछ नहीं छोड़ना है। अगर आप पीएससी के एग्जाम के पीछे जा रहे हैं तो, व्यापम के एग्जाम के पीछे अगर आप जा रहे हैं तो व्यापम के एग्जाम में थोड़ा सा ये वाले चैप्टर को छोड़ के चलेंगे तो भी चलेगा। व्यापम के एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो साझा से प्रश्न व्यापम नहीं पूछता है, साझा को छोड़ सकते हैं, पार्टनरशिप को। व्यापम के एग्जाम के पीछे जा रहे हैं अगर आप वर्ग 3 सहायक शिक्षक की तैयारी के पीछे, वर्ग 3, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज को भी छोड़ सकते हैं, नहीं आता, यहां से लिखा ही नहीं है सिलेबस में, चक्रवृद्धि ब्याज को छोड़ सकते हैं आप। समझ आ रहा है? व्यापम का कोई भी एग्जाम दीजिए, पार्टनरशिप को छोड़ सकते हैं। वर्ग 3 स्पेशली अगर आप दे रहे हैं, वर्ग 3 सहायक शिक्षक, तो चक्रवृद्धि ब्याज को भी छोड़ दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज से भी नहीं आता।
बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। पीएससी में तो कोई नहीं छोड़ना है आपको, व्यापम में ये दोनों की बात कर रहा हूं मैं। सब इंस्पेक्टर का प्री का पेपर देंगे तो भी आप चक्रवृद्धि ब्याज को छोड़ सकते हैं। सब इंस्पेक्टर प्री का सिलेबस वही है जो एज इट इज सहायक शिक्षक का है। मैथ्स का सिलेबस सब इंस्पेक्टर प्री और सहायक शिक्षक का सेम है। बाकी पीएससी वालों को सब पढ़ना है। लिखे यहां तक। अब ऐसा नहीं कि सर इसमें कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं उसको बता दीजिए जो छोड़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। कभी यहां से आया तो यहां से नहीं आया, कभी यहां से आया तो यहां से नहीं आया। कोई फिक्स थोड़ी है कि कहां से प्रश्न आना है कहां से नहीं। किसी वर्ष लाभ हानि का एक भी नहीं आया तो किसी वर्ष 3 भी आए हैं। किसी वर्ष समय दूरी रेलगाड़ी नाव धारा से एक भी नहीं आया तो किसी वर्ष 5-5 प्रश्न आ गए हैं। तो कुछ फिक्स नहीं है कि किस वर्ष किस चैप्टर से प्रश्न आएगा। हर चैप्टर को कवर करना है आपको, कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते आप। इसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है ज्यामिति और क्षेत्रमिति का। ज्यामिति और क्षेत्रमिति, इसको बोलते हैं आप ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यापम के लिए भी पीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब यहां से तो भर भर के प्रश्न आए हैं व्यापम में भी और पीएससी में भी। इसके बिना तो आप स्कोर कर ही नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मेंस में भी यहां से प्रश्न पूछ दे रहा है, लिखा नहीं है मेंस में तो भी प्रश्न पूछ रहा है। ज्यामिति और क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान से समझो। थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको पता होगा, ज्यामिति और क्षेत्रमिति में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा डिफरेंस है, देखा जाए तो दोनों एक ही चीज है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में डिफरेंस क्या है, तो ज्योमेट्री में जनरली आप क्या करते हैं, जो फिगर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके रिलेशंस वगैरह को पढ़ते हैं। और क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में क्या करते हैं, उसके एरिया, उसके वॉल्यूम, उसके पेरीमीटर, इन सब का कैलकुलेशन चालू कर देते हैं। समझ आ रहा है। बेसिक डिफरेंस की बात करूं अगर मैं, तो ज्यामिति में, ज्योमेट्री में आप जो फिगर्स पढ़ेंगे, आप 2D फिगर्स, 3D फिगर्स, उनके प्रॉपर्टीज को, उनके आपस में रिलेशंस वगैरह को स्टडी करते हो। जबकि उन्हीं फिगर्स के एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, इन सब का कैलकुलेशन चालू करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे अपन, क्षेत्रमिति में। तो मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूं। क्या क्या पढ़ना है इसमें, देखो सबसे पहले रेखा और कोण। रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। एंगल में बहुत सारे एंगल हैं, जैसे सुने होंगे आप संगत कोण सुने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सुने हैं सब, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, समकोण, राइट एंगल। ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत सारे एंगल्स हैं। सारे एंगल्स का खेल को समझना है आपको। ऐसे फिगर्स आप देखे होंगे, ये देखिए ऐसा दो पैरेलल लाइन और ये हो गया मान लीजिए उसका इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग। ये दोनों एंगल क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यही सब पढ़ना है। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे पढ़ना है। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल। ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, दो ऐसे एंगल्स इनका टोटल क्या हो जाए 90। सप्लीमेंट्री एंगल क्या, दो ऐसे एंगल्स इनका टोटल क्या हो जाए 180। बहुत सारे एंगल्स हैं। रेखाओं में, लाइंस में, पैरेलल लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, समझ आ रहा है। ये सारी लाइंस, सारे एंगल्स कवर करने हैं। एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, समझ आ रहा है। ऐसा मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा आप लोगों से कि एंगल को क्या बोलते हैं, वो सब मैं पढ़ाऊंगा। याद बात कुछ नहीं होगा, किसी को देख के लगी रहा है मेरे को, तो याद बात आप लोग को कुछ है नहीं, क्योंकि थोड़ा मोड़ा भी रिस्पांस सामने से नहीं आता है तो समझ में आ ही रहा है कि कुछ याद नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या, कुछ याद नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक आप लोग को याद नहीं क्या होता है, तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, पूरक, संपूरक के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो वो बहुत दूर की बात है वो सब।
मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि समझ में आए एक्चुअल में मैथ्स कितना है। ये नहीं कि बस लाभ हानि बनता है तो मैथ्स बनता है, ऐसा नहीं है कि औसत बनता है तो मैथ्स बनता है। वो आप लोग को वास्तविकता दिखा रहा हूं कि मैथ्स में कितना पढ़ना है आप लोग को। इसके बाद 2D फिगर्स पूरे कवर करेंगे। 2D फिगर्स, 2D आकृतियां पूरी, 2D फिगर्स पूरे। 2D फिगर्स में क्या क्या, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, तीनों। त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज सुने हैं, विषम बाहु, स्केलेन ट्राइंगल, समबाहु, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समकोण, सुने हैं सब, राइट एंगल ट्राइंगल, सारे त्रिभुज, सारे त्रिभुज, बहुत सारे त्रिभुज के प्रकार हैं, विषम बाहु, समबाहु, समकोण, समद्विबाहु। चतुर्भुज में बहुत सारे चतुर्भुज हैं, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजॉइड है, सब कुछ पढ़ना है आपको। वृत्त में वृत्त भी, अर्धवृत्त भी, सर्कल और सेमी सर्कल भी पढ़ना है। इसके बाद 3D फिगर्स पढ़ने हैं आपको। 3D फिगर्स, 3D आकृतियां। 3D फिगर्स में आपको पढ़ना क्या है, घन, घनाभ, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, बेलन, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, शंकु, इंग्लिश में बोलते हैं कोन, गोला, इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। ये 5 फिगर पढ़ने 3D के आपको, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर। सोचो कितने फॉर्मूले होंगे इनके। इनका वक्र पृष्ठ क्या, कर्व सरफेस एरिया, इनका संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, इनका वॉल्यूम, आयतन, ऐसे फॉर्मूले हर आकृति में कवर करने हैं अपन को। इसके बाद त्रिभुजों की समरूपता, सर्वांग समता, सुने होंगे ये सब बचपन में। त्रिभुजों की समरूपता, सर्वांग समता जो सुने होंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता। सिलेबस को देखेंगे ना आप तो समझ में कुछ नहीं आएगा, कि पीएससी का सिलेबस को देख करके मैच कर लें तो समझ में कुछ नहीं आएगा उसमें क्या लिखा है। मैं उसको थोड़ा सरल करके बता रहा हूं। उसमें तो लिख दिया है 9वीं 10वीं स्तर तक का गणित, समझ आ रहा है, उसको मैं थोड़ा सरल भाषा में समझा रहा हूं। मेंस का देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आपको। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। थ्योरम्स में जैसे सुने हैं ऐसा, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो कॉर्ड को 2 बराबर भाग में बांट देता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, सुने हैं कैसा। सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए आप, तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करेगा, 2 इक्वल भाग में बांट देगा। समझ आ रहा है। सर्कल के किसी आर्क से रिमेनिंग आर्क पे जो एंगल बनाएंगे वो सेंटर पर बने एंगल का क्या होगा, आधा, या सेंटर पर जो एंगल होता है वो क्या होता है, डबल। पढ़े ना ऐसा। वृत्त के किसी चाप से शेष चाप पर कोण बनाइए थीटा डिग्री, और सेंटर पर कोण बनाइए तो सेंटर पर कितना बनेगा, 2 थीटा। बहुत सारे थ्योरम्स हैं ऐसे इंपॉर्टेंट, तो सारे थ्योरम्स कवर करने हैं। लास्ट में कुछ विविध प्रश्न, मिले जुले कुछ प्रश्नों को डील करना है। विविध प्रश्न, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, ये है पूरा ज्यामिति और क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। संडे संडे क्लास चलता है 3-4 घंटे मेरा, ये उसी में अटेंड करना है। उसमें अगर नहीं कर पाते हैं तो वो रोटेशन चलते ही रहता है मेरा, वो रोटेशन चलता है। अभी इस संडे से नया से स्टार्ट होगा पूरा एकदम बेसिक से ये सेक्शन। इस संडे नहीं कर पाओगे तो ये वाला पूरा रोटेशन खत्म होने के बाद फिर नया चालू होगा, उसमें करें, आपका मन है वो। ये संडे संडे को ही लेता हूं क्योंकि कम से कम 3 घंटे चाहिए एक बार के लिए, 3 घंटा चाहिए मेरे को। 15 से 20 घंटा लगता है ये पूरा खत्म करने में, कम से कम बोल रहा हूं, ज्यादा तो आप 2 महीना खींच दो इसको। कम से कम 15 से 20 घंटा मेरे को, पढ़ाने वाले आधे घंटे में भी खत्म कर देंगे, 1 घंटे में भी, मेरे को 15 से 20 घंटा लगता है इसको पढ़ाने में। संडे संडे को चलता है, 10 से 1 चलेगा इस संडे से। आप इस संडे कर पाए तो ठीक, वरना फिर 4-5 संडे छोड़ के फिर से जब चालू होगा रोटेशन उसमें कर सकते हैं आप। लेकिन इस सेक्शन का इंपॉर्टेंस ये है कि व्यापम
का अगर गणित का आप देखेंगे जो पेपर रहा है, किसी भी एग्जाम को उठाइए, इसके बिना आपका गणित में स्कोर करना संभव ही नहीं है। इसके बिना अमीन पटवारी 2017 में 30 में से 7 से 8 प्रश्न आए थे इस सेक्शन से, 7 से 8 30 में। पीएससी का पेपर उठा लीजिए पिछले 5-6 साल का, प्री में 8-9 प्रश्न आपको मिल जाएंगे इस सेक्शन से, 8-9 प्रश्न इस सेक्शन से, 8 से 9 प्रश्न। 5-6 साल का पेपर उठा के देखो पीएससी का, वनडे एग्जाम का, पीएससी प्री का 8-9 प्रश्न मिलेंगे, और व्यापम के एग्जाम में तो भर भर के आए हैं। 20 प्रश्न आएंगे, कम से कम 5 प्रश्न मान लीजिए, व्यापम का जो नया स्ट्रक्चर बना है गणित के 20 में से 5 मान लीजिए यहां से मिलेंगे आपको, 5 कम से कम 5 मिलेंगे आपको। जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं, सेपरेट वर्ग 3 सहायक शिक्षक और सब इंस्पेक्टर प्री, उसमें इतना नहीं पढ़ना है, उसमें इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, 3D में कुछ कुछ पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है बस। सब इंस्पेक्टर प्री और सहायक शिक्षक, उसको छोड़ के किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िए, सब कुछ कवर करना है आपको। ये सब पढ़े हैं, सिमिलैरिटी, समरूपता, सर्वांग समता, थ्योरम्स, बहुत सारा सेक्शन है। लास्ट बचा है आपका डीआई। डीआई इसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या गणित का एक सेपरेट सेक्शन है ये। व्यापम की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस सेक्शन को छोड़ सकते हैं। अमीन पटवारी, आरआई, मंडी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, चाहे कोई भी एग्जाम हो व्यापम का, इसको व्यापम के लिए छोड़ दीजिए। व्यापम के लिए बस व्यापम का जो वर्ग 2 का पेपर होता है शिक्षक का, व्यापम का जो वर्ग 2 शिक्षक का एग्जाम होता है, वर्ग 2 का, उसमें आता है। बाकी व्यापम का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आप इसको छोड़ दीजिए। व्यापम का कोई भी एग्जाम हो उसको छोड़ दीजिए, शिक्षक वर्ग 2 वाले बस पढ़ें इसको। सीजीपीएससी के एग्जाम हो गए, सेंट्रल के एग्जाम हो गए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब में तो बहुत बड़ा वेटेज है इसका। एक समय तो ऐसा था कि सीजीपीएससी प्री में 18 19 क्वेश्चन आए हुए हैं डीआई से। डीआई का मतलब क्या होता है? डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ताकि उसका ब्रीफ स्टडी किया जा सके। समझ आ रहा है? डेटा को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डीआई, जिससे डेटा का ब्रीफ स्टडी किया जा सके। अब इसमें क्या क्या सेक्शन कवर करना है? पहला है पाई चार्ट। पाई चार्ट इंग्लिश में पाई चार्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त चित्र। वृत्त चित्र बोलते हैं इसको हिंदी में। दूसरा दंड आलेख। दंड आलेख का मतलब होता है बार ग्राफ। तीसरा है लेखा चित्र। लेखा चित्र, लेखा चित्र का मतलब होता है लाइन ग्राफ। चौथा है सारणियन। सारणियन का मतलब होता है टेबुलेशन। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। पाई चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं, बार ग्राफ के माध्यम से, लाइन ग्राफ के माध्यम से, टेबल के माध्यम से। पाई चार्ट का मतलब सर्कल के सेक्टर को कट करके डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। सर्कल के सेक्टर कट करके डेटा को आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला सेक्टर मान लीजिए आपके भोजन पर खर्च को बता रहा है, ये शिक्षा पर खर्च को, ये मनोरंजन पर खर्च को, ये ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि परिवहन पर खर्च को, ये विविध खर्च को बता रहा है। अलग अलग सेक्टर अलग अलग मद पे खर्च को बता रहा है। तो डेटा को जब सर्कल के सेक्टर में रिप्रेजेंट करोगे तो इसको बोलते हैं पाई चार्ट। दंड आलेख का मतलब डेटा को एक्स और वाई एक्सिस पे इस प्रकार से दंड आलेख बना के, बार ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करोगे तो इसको बोलते हैं दंड आलेख यानी बार ग्राफ। डेटा को जब एक्स और वाई एक्सिस पे लाइन ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करोगे इसको बोलते हैं लेखा चित्र या लाइन ग्राफ। डेटा को जब टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, टेबल के फॉर्मेट में, ये देखिए, इसको बोलेंगे आप टेबुलेशन या सारणियन। ये 4 हैं जो आपको कवर करने हैं। इतना मैथ्स है, व्यापम वाले इससे बिल्कुल दूर रह सकते हैं। डीआई से वर्ग 2 शिक्षक वालों को यह भी पढ़ना पड़ता है। इतना है मैथ्स। समझ आ रहा है? पिछले 1 घंटा तक जो चल रहा था वो सिलेबस पे बातचीत ही चल रही थी, पढ़ाना तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया वो भी।
सिलेबस बताने में ही 1 घंटा लग जा रहा है। सोचो उस 1 घंटा के सिलेबस को पूरा खत्म करने में कितना समय और कितना मेहनत लगेगा आपको। मैथ्स लगने में आसान लगता है कि ठीक है कुछ कुछ चैप्टर पढ़ लेंगे, कुछ कुछ से काम नहीं चलेगा। पीएससी और सेंट्रल के एग्जाम में इसका इतना बड़ा वेटेज है कि इसके बिना सेंट्रल के एग्जाम तो भूल ही जाइए आप। बैंकिंग का पेपर देखो ना यार, 35 प्रश्न में से 15 से 20 प्रश्न आ जाते हैं यहीं से। आप एसएससी का पेपर देखो, 25 में से 10, 12, 15 प्रश्न यहीं से आ जाते हैं। तो ये सेक्शन सीजीपीएससी के एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे प्री का उठा लो, मेंस का उठा लो, मेंस में 10 नंबर का आता है यहां से एक प्रश्न। 50 नंबर का मेंस का जो सेक्शन है मैथ्स और रीजनिंग का, उसमें 10 नंबर का तो डीआई से एक प्रश्न आता है, लगभग हर साल आता है 10 नंबर 8 नंबर में। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सब में आएगा। व्यापम में भूल जाओ इसको, व्यापम में नहीं है, ये व्यापम के सिलेबस में ही नहीं है। अमीन पटवारी का जो तैयारी कर रहे हैं इसको भूल जाइए, मत पढ़िए इसको। और साझा को भूल जाइए, पार्टनरशिप को, उसके अलावा सब पढ़ना है। इतने चैप्टर हैं, देख सकते हैं आप। समझ आए यहां तक? ये 3 चैप्टर आपके क्या क्या पढ़ना है, 3 चैप्टर में वो लिख दिया हूं पूरा मैं। इसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद ये 2 चैप्टर, उसके बाद ये अगले पूरे 20 तक के लिख दिया मैं यहां पर। उसके बाद ज्यामिति और क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। उसके बाद आप देखेंगे तो डीआई। इतना मैथ्स है आपके पास पढ़ने को। बताइए यहां तक कुछ पूछना है तो किसी को, कुछ प्रश्न है किसी का तो बताइए यहां तक। बताइए किसी को कुछ पूछना है यहां तक, कोई प्रश्न है तो बताइए। उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण को ही युगपत समीकरण बोलते हैं। हाँ पढ़ाऊंगा ना, रैखिक समीकरण का नाम ही युगपत समीकरण है। इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, एक ही चीज है। रैखिक समीकरण बोलो या युगपत समीकरण बोलो, एक ही चीज है। आते हैं प्रश्न। पटवारी 2022 में 2 प्रश्न आया था यार। 2 इक्वेशन दे करके बोलेगा, 2 इक्वेशन दे करके बोलेगा इन 2 इक्वेशंस के कितने हल निकलेंगे। समझ आ रहा है? कंडीशन ऐसा पढ़े होंगे बचपन में, याद आ रहा है क्या कुछ? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए तो इतने हल। a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 हो जाए तो इतने हल। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 हो जाए तो इतने हल। ये 3 कंडीशंस बनती हैं, पढ़ाऊंगा। और बताइए कुछ प्रश्न। रैखिक समीकरण का ही नाम युगपत समीकरण है। और बताइए किसी का कुछ प्रश्न। पीएससी व्यापम में नहीं है। अब आप बोलेंगे अभी आप कार्य आरक्षक का पेपर दिए थे तो उसमें 1060 का वैल्यू पूछा। आप 1060 के वैल्यू के लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना फालतू काम है, लिखा ही नहीं सिलेबस में। अब दे दिया था 1060 का वैल्यू तो जनरल उसके लिए आप पूरा टेबल पढ़ लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट इनकी वैल्यूज पढ़ लीजिए। बाकी ट्रिग्नोमेट्री पीएससी मेंस में था 2017 तक। पीएससी मेंस में 2017 तक एक सेपरेट पेपर होता था मैथ्स और रीजनिंग का, सेपरेट 200 नंबर का। सोचो पूरा डिसाइडिंग फैक्टर रहता था ये पीएससी निकालने का, मैथ्स और रीजनिंग का सेपरेट 200 नंबर का पेपर। 2017 तक बोल रहा हूं, 18 से नया पैटर्न आ गया। 18, 19, 20 अभी तक जितना मेंस हुआ उसमें नए पैटर्न में हुआ है। 50 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग कर दिया। पहले साइंस का पेपर नंबर 4 सेपरेट था और मैथ्स का पेपर नंबर 6 सेपरेट था। तो जब मैथ्स का सेपरेट एक पेपर होता था मैथ्स और रीजनिंग का 200 नंबर का, वहां पर त्रिकोणमिति था, ट्रिग्नोमेट्री था। उसको जब कन्वर्ट किया, मैथ्स और साइंस को मर्ज किया, 50 नंबर में कन्वर्ट किया तो ट्रिग्नोमेट्री को हटा दिया। और प्री में तो पूछा ही नहीं उसके प्रश्न। त्रिकोणमिति यहां मिलेगा आपको, ये सब में मिलेगा यार, ये सब में मिलेगा आपको त्रिकोणमिति, सेंट्रल के एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम में नहीं है। और बताइए 2 मिनट दे रहा हूं जो समय है। वर्ग 2 में छोड़ दो इसको, ये वाले को बस वर्ग 2 में इसको छोड़ दो बस। शिक्षक वाले, शिक्षक का सिलेबस देखो, जो भी पूछ रहे हैं शिक्षक का सिलेबस। शिक्षक मतलब कि वर्ग 2 का सिलेबस सबसे बड़ा है पूरे छत्तीसगढ़ में मैथ्स का, ये समझ लो। वर्ग 2 में सब पढ़ना है, शिक्षक में सब पढ़ना है, शिक्षक में उसमें कुछ नहीं छोड़ना है यार। हाँ स्पीड टाइम डिस्टेंस है असिस्टेंट टीचर में भाई। अमीन पटवारी में 2017 में यहां से एक प्रश्न आया था नावधारा से। बहुत सारे लोग बोल देंगे आपको नावधारा व्यापम में नहीं पूछता है, 2017 की बात कर रहा हूं। अमीन पटवारी का पिछला पेपर उठाइए, आया था एक प्रश्न।
पीएससी मेंस में आता है नावधारा का 6 नंबर का प्रश्न, 2016 में 8 नंबर का आया, 2018 में 8 नंबर का आया, 2022 में 6 नंबर का आया नावधारा से। नावधारा पीएससी वालों का तो एकदम पसंदीदा चैप्टर है, इधर से बड़े बड़े प्रश्न आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, समय कार्य पाइप टंकी, इसी में मजदूरी वगैरह पढ़ते हैं, इसी में पढ़ते हैं, मजदूरी बांटते हैं मजदूरों में, जो इसी में पढ़ते हैं उसको। समझ आई बात यहां तक? और बताइए कुछ है प्रश्न तो, वरना अगला 20 मिनट क्लास और लूंगा, उसमें पढ़ाऊंगा, स्टार्ट करूंगा। बताइए समझ आ रहा कितने सारे चैप्टर्स हैं? सीजीपीएससी प्री का बस सोच रहे हैं आप, केवल सीजीपीएससी प्री का, सीजीपीएससी के एग्जाम के पीछे जा रहे हैं आप, केवल स्टेट सर्विस एग्जाम की बात अगर आप सोच रहे हैं अपने मन में कि मेरे को केवल राज्य सेवा परीक्षा पे ही फोकस करना है सर, तो वहां पर आप जानते हैं कि सीसेट क्वालिफाइंग पेपर है, केवल क्वालिफाई करना है आपको। जनरल अनारक्षित जो है, अनरिजर्व जो है, उनको 66 नंबर लाना है 200 में, और जो कैटेगरी वाले हैं ओबीसी एससी एसटी उनको 46 नंबर 23% लाना है। तो क्वालिफाई करने के लिए मैथ्स भी है आपके पास 30-35 प्रश्न, वहां पे रीजनिंग भी है 30-35 प्रश्न, और लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन लाइटली लेके चलेंगे कि अरे क्वालिफाई करना है तो 20, 21, 22 जैसा पेपर आया तो नहीं पड़ जाएंगे फिर। 20, 21, 22 में नेगेटिव नंबर का है बच्चों के, पीडीएफ जारी हुआ तो देखना 1 लाख बच्चों का जो प्री दिए थे, नेगेटिव नंबर चल दिए हैं सीसेट में। बहुत सारे बच्चों का जीएस बहुत अच्छा गया था, जीएस का भी देखना कट ऑफ 72 नंबर गया था, 72 नंबर कट ऑफ गया था 21 के पेपर में, लगभग 200 में 72, सोचो यार 200 में प्री का कट ऑफ। कारण था सीसेट का पेपर, आधे से अधिक बच्चे तो जिनका जीएस अच्छा बना था, जो कट ऑफ को थोड़ा सा चेंज करने का क्षमता रखते थे, वो सब सीसेट में नहीं पड़ गए थे, तो उनका आप जीएस का नंबर मतलब ही नहीं किया फिर। तो लाइटली लेके तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। कैलकुलेशन का स्पीड आप प्रैक्टिस करते जाओ तो बढ़ते जाएगा अपने आप, और कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाने के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप ये करो वो करो, मैथ्स पढ़ते रहो स्पीड बढ़ते रहेगा। अब वो बच्चे तो हो नहीं कि आप वो सब सीखोगे, आजकल तो सिखाते हैं ना क्या क्या यार बच्चों को, अबैकस वगैरह सिखाते हैं, मेरे को तो समझ के परे है कि अबैकस से स्पीड कैसे बढ़ जाता है। होता है, बोलते हैं ऐसा होता होगा इसीलिए पढ़ाते हैं, लेकिन सीजीपीएससी सीजी व्यापम के एग्जाम निकालने के लिए अबैकस वगैरह की आवश्यकता नहीं है अपन को। अपन नॉर्मल मैथ्स पढ़ेंगे तो इतना स्पीड तो बढ़ ही जाएगा कि सीजीपीएससी सीजी व्यापम के एग्जाम निकाल लें। अब स्पीड नहीं बढ़ता उसके लिए अबैकस सीखने जाएंगे किसी कोचिंग सेंटर में, उससे अच्छा तो आप इसी को पढ़ लीजिए। 2+5 7 होता है, अबैकस से क्या ही बताते होंगे, 2+5 7 ही होता है। होता होगा कुछ अलग अबैकस में, कुछ होता होगा अलग, लेकिन पीएससी व्यापम में उतनी आवश्यकता नहीं है। पीएससी व्यापम के कैलकुलेशन में आप जनरल कैलकुलेशन है, आप आराम से प्रैक्टिस करिए। चलिए 3 चैप्टर लिखिए, संख्या पद्धति, सरलीकरण, भिन्न संख्या, शुरू के 3 चैप्टर जो बोला था उन तीनों को लिखिए। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, और भिन्न संख्या फ्रैक्शनल नंबर, तीनों चैप्टर को लिखिए। संख्या पद्धति, सरलीकरण और भिन्न संख्या, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड फ्रैक्शनल नंबर, इन तीनों चैप्टर को मिला के पढ़ाऊंगा जैसा कि मैंने ये पूरा समझाया आपको। ये देखिए इतना सारा पढ़ना है तब जाके खत्म होगा ये तीनों चैप्टर, इतनी सारी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले अपन संख्या के बारे में सीखेंगे। क्या जानते हैं बताइए, संख्या कितने टाइप का होता है, कुछ जानते हैं संख्या के बारे में? बताइए, बैठे हैं क्या कुछ होशियार लोग जो बता पाए कुछ मेरे को संख्या के बारे में? वास्तविक और काल्पनिक है ना, वास्तविक ठीक है। रैशनल इरैशनल सुने हैं क्या? परिमेय अपरिमेय, बताइए क्या होता है अपरिमेय संख्या, जानते हैं? इरैशनल मतलब आसान भाषा में जो बाकी को भी समझ में आए, मेरे को तो समझ आ गया है। जैसे क्या, एक आध एग्जांपल बताइए इरैशनल नंबर का। क्यों है? क्यों है? आप ऐसा उल्टा जवाब देते हैं कि ये होता, तो मैं बोला √2 इरैशनल क्यों है? अच्छा, क्यों नहीं लिख सकते?
क्योंकि रूट में है। तो आपके मुताबिक फिर 2.5 अगर मैं लिख दूं इसको भी आप इर्रेशनल बोलोगे? चलते रहेगा चलते रहेगा। तो फिर आपके मुताबिक मैं 2.333333 चलाते रहूंगा तो आप इसको इर्रेशनल बोलोगे? ये तो आसान थी है भाई। पाई क्या है, रैशनल की इर्रेशनल? पाई क्या है? पाई सुने हैं ना, क्या है? परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय। पाई का वैल्यू क्या? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के बावजूद इर्रेशनल क्यों है ये? तो पाई अलग है, 22/7 अलग है। बताइए पीछे, पाई अपरिमेय है कि परिमेय, इर्रेशनल की रैशनल? बताइए, आप ही बताइए। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है कि नहीं होता है? तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के बावजूद इर्रेशनल क्यों बोल रहे हैं इसको? 22/7 में लिखता हूं, देखना 22/7 लिखता हूं मैं, 3.142857, 142857। स्टॉप नहीं हो रहा है ये, समझ आ रहा है? जबकि पाई अलग चीज है, 3.14159 अलग अलग डिजिट्स आते हैं इसमें। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये है। 22/7 अलग चीज है, पाई अलग चीज है। पढ़ाऊंगा मैं, एक जनरल बातचीत कर रहा हूं यार, इसको ऐसा लोड लेके मत चलना, मैं जनरल बातचीत कर रहा हूं, मैं सारी बातें पढ़ाऊंगा। तो पूछू किसी से तो ऐसा प्रेशराइज मत होना, बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, नहीं बने तो सीधे मना कर देना नहीं बन रहा है। पाई अलग चीज है, आगे जाके पढ़ाऊंगा। और 22/7 अलग चीज है। पाई अलग है, 22/7 अलग है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये है, देखो 3.14159 अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं। कितने डिजिट्स हैं? इनफाइनाइट डिजिट्स। 22/7 में देखो ये रिपीटेशन चालू हो गया है, तो पाई अलग वैल्यू दिखा रहा है, 22/7 अलग दिखा रहा है। इसी नेचर की वजह से पाई को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, इसीलिए पाई को क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। आगे जाके सारी बातें पढ़ाऊंगा। इसी वैल्यू के आधार पे पाई डे मनाते हैं। पाई डे सुने हैं क्या? कब मनाते हैं? 14 मार्च। कहां से आया ये वैल्यू? देखो 3.14 से आया है ये, 14 और 3 मतलब मार्च। फिर ऑब्जेक्शन ये भी हो गया था कि 14 मार्च तो यहां भी बैठ जा रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, पाई में और 22/7 में? तो जोड़ दिया गया 14 मार्च 1:59, ऐसा जोड़ दिया गया। अब देखो, अब डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। 159 से क्या लिया गया? 1:59। समझ आ रहा है? पाई एक्चुअल में अलग है, 22/7 एक्चुअल में अलग है बचपन से। लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स अगर आते हैं और अपन को कैलकुलेशन करना है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स अपन को लेने होते हैं। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स पाई में क्या है? 1 4, और 22/7 में भी क्या है? 1 4। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाई का वैल्यू अपन कितना लेते हैं? 22/7 या फिर 3.14। ऐसा बहुत सारा कहानी छिपा है, पढ़ेंगे अपन, ऐसा बहुत सारा कहानी है। ऐसे प्रश्न आए हैं, एक इर्रेशनल नंबर को दूसरे इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल या इर्रेशनल, या कभी कभी रैशनल कभी कभी इर्रेशनल, ऐसे प्रश्न आए हैं। एक नॉन जीरो रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल या इर्रेशनल, या कभी कभी रैशनल कभी कभी इर्रेशनल। ऐसे प्रश्न बने हैं पीएससी में भी, व्यापम में भी। समझ आ रहा है? ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बोलते हैं इनको। तो इसके लिए पहले सारे संख्याओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल अपेक्स बैंक का एग्जाम जो हुआ है, 2-3 संडे पहले आप जाएंगे तो अपेक्स बैंक के एग्जाम में पूछा गया है ऐसा प्रश्न। ये सब प्रश्न जो मैं बोल रहा हूं, 2 इवन नंबर्स को जोड़ने पर रिजल्ट क्या आएगा? 2 ऑड नंबर्स को जोड़ने पर रिजल्ट क्या आएगा? 2 इंटीजर्स पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर रिजल्ट क्या आएगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभाज्य संख्या सुने हैं क्या? प्राइम नंबर,
क्या होता है अभाज्य संख्या? एक से अभाज्य, अभाज्य प्राइम नंबर बोल रहा हूं। ठीक, एक से और खुद से। ठीक, 323 में लिख दिया 323, ये प्राइम है कि कंपोजिट, अभाज्य है कि नहीं बताओ? 323 क्या लगता है देख के, प्राइम है कि नहीं, अभाज्य है कि नहीं? हाँ, क्यों देख के लग गया ऐसा? ऐसा देख के कैसे लग गया आपको तुरंत? ऐसा तो मेरे को भी नहीं लगता देख के, मेरे को भी सोचना पड़ता है थोड़ा। 323 को देख के क्या लगता है, प्राइम है कि कंपोजिट है, अभाज्य है कि भाज्य है बताओ? 323 को देख के क्या लगता है? ऐसे डेटा आते हैं। अब जो खुद से और एक से जाए वो अभाज्य, अब ये बताओ मेरे को अभाज्य है कि नहीं? 323 अभाज्य है कि नहीं? जो केवल खुद से और एक से जाए वही अभाज्य है ना आप लोग के हिसाब से? जो केवल खुद से, केवल ना, जो केवल खुद से और एक से जाए वही क्या है, अभाज्य। लेकिन मेरा प्रश्न है 323 अभाज्य है कि नहीं? अब कैसे पता लगाया जाए कि ये किसी और से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब देखो दिक्कत क्या होगा ना, 323 जो है 17 से निपट जाएगा। देखो 17 एकम 17, 17 नवा कितना, 153। इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये खुद से और एक से जाने के साथ साथ 17 से भी जा रहा है, 19 से भी जाएगा। तो ऐसे कैसे पता लगाया जाए, कितने तक भाग देंगे? समझ आ रहा है? तो नियम है, ऐसे कोई रैंडम नंबर दे दिया मैं 437, अब ये सीधे 19 से जा रहा है। सोचो कोई नंबर आ जाएगा वो सीधे 23 से जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा वो सीधे 29 से जाएगा। तो ऐसे देख करके नहीं बोल सकते, उसके लिए रूल है। प्रश्न बहुत सारे आए हैं, निम्न में से कौन सा भाज्य है, निम्न में से कौन सा भाज्य है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो देखेंगे सारी बातों को, ये सब पढ़ने वाले हैं। लिखो संख्या की परिभाषा, लिखो तो लिखो संख्या क्या होता है, लिखिए। दोनों में बोलूंगा मैं, हिंदी इंग्लिश में। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और ज्यादा होशियारी नहीं दिखाएंगे कि नोट्स वगैरह मैं नहीं बनाता हूं, ये है वो है, कि मेरे को सब आता है। वो मैं देख रहा था कितना आता है, और आप लोग को दिखाना चाह रहा था कितना आता है आप लोग को, ताकि नोट्स वगैरह थोड़ा सीरियस होकर बनाएं आप लोग। और दिखवाना है तो बताइए, थोड़ा और दिखवाना है तो बताइए, 2-4 प्रश्न और पूछूं, ताकि आप लोग को समझ में आए कि आप लोग को ज्यादा नहीं आता है, नोट्स वगैरह बनाएं। नोट्स नहीं बनाएंगे तो बहुत लफड़ा है। ये अभी तो चलो मैं समझाऊंगा तो लगेगा बन रहा है, लेकिन महीना भर बाद रिवीजन करने को कुछ नहीं रहेगा। हर विषय के नोट्स पे ही जोर देना चाहिए आप लोग को। एग्जाम टाइम पे केवल नोट्स ही काम आएगा, इतना मोटा मोटा बुक उठा के रिवाइज करेंगे तो खत्म हो जाएगा खेल वहीं पे। नोट्स प्रॉपर बनाइए। लिखिए संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स which are used for measuring, counting, etc. which are used for measuring, counting, etc. सामान्य सी परिभाषा है, बहुत ज्यादा काम की बात नहीं है ये। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग, काउंटिंग एक्सेट्रा। व्यापक में एक प्रश्न आया था, व्यापम के एग्जाम में, ध्यान से समझना। व्यापम में जो प्रश्न आया था वहां पर ट्विस्ट ये था कि आपको मापने और गिनने में गणितीय डिफरेंस पता होना चाहिए। समझ आ रहा है? मापने और गिनने में गणितीय डिफरेंस, मतलब कि मेजरमेंट और काउंटिंग में मैथमेटिकल डिफरेंस क्या निकाल सकते हो, वो काम की बात थी उस प्रश्न में। कराऊंगा वो प्रश्न आगे चल के।
इसीलिए यहां पर मैं थोड़ा मापने और गिनने पर जोर दे रहा हूं। वो प्रश्न ऐसा था जहां पे आपको मापने और गिनने में पता होना चाहिए था कि गणितीय अंतर क्या बता सकते हो, मापने और गिनने, मेजरमेंट और काउंटिंग में। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापने का मतलब क्या, जैसे मैं अपनी हाइट को माप लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेजरमेंट, मापना। मैं अपने वेट को मापूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मापना। मैं रायपुर से बिलासपुर के डिस्टेंस को मापूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मापना। चावल की मात्रा 2 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम तो ये क्या है, मापना। दूध की मात्रा 2 लीटर 2.5 लीटर 3 लीटर क्या है, ये मापना। तो अपनी हाइट को मापना, अपने वेट को मापना, डिस्टेंस को मापना, क्वांटिटी को मापना, ये सब क्या हो जाएगा, मेजरमेंट। काउंटिंग का मतलब क्या, जैसे चेयर्स को गिनना स्टार्ट कर दिया, इस रूम में कितनी चेयर्स हैं। विद्यार्थियों की संख्या को गिनना स्टार्ट कर दिया, कितने विद्यार्थी हैं। लड़कों की संख्या गिनना स्टार्ट कर दिया, लड़कियों की संख्या गिनना स्टार्ट कर दिया, पंखों की संख्या, ट्यूबलाइट्स कितनी लगी है गिनना स्टार्ट कर दिया, तो ये सब क्या हो जाएगा, गिनना। अब गणितीय अंतर दोनों में क्या होता है जिससे वो प्रश्न बनता, ये जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं जैसे 2.5, 3.6, 4.75, 9.13, ये जो डेसिमल वाले नंबर्स आप देख पा रहे हैं, ये डेसिमल वाले नंबर्स जो आप देख पा रहे हैं, डेसिमल वाले नंबर्स, इन नंबर्स का यूज आप मापने में कर सकते हैं। इन नंबर्स का यूज आप मापने में कर सकते हैं, लेकिन गिनने में कर पाएंगे क्या, नहीं। यही डिफरेंस है, ध्यान से समझना। जैसे चावल की मात्रा 2.5 किलोग्राम बोल सकते हैं ना, होता है ना यार, मापने में चावल कितना है, 2.5 केजी है, 2.5 केजी। दूध की मात्रा 3.6 लीटर बोल सकते हैं। कोई दूरी 4.75 किलोमीटर बोल सकते हैं। इसका लेंथ 9.13 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो मापने में ऐसे नंबर्स का यूज में कर लिया, लेकिन गिनने में ऐसे नंबर्स का यूज हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी बोलेंगे क्या 2.5 चेयर्स रखी हैं क्लास में, 3.6 लड़के बैठे हैं, 7.6 लड़कियां बैठी हैं, 9.13 विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं इनका यूज गिनने में नहीं हो पाता। गिनते कैसे हैं अपन, 1 2 3 4 5 6, ऐसा, समझ आ रहा है, ऐसा चलते रहेगा ये। तो ये वाले जो नंबर्स हैं इनका यूज गिनने में हो जाएगा, गिनने के साथ साथ मापने में भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे नंबर्स का यूज केवल और केवल मापने में होगा, गिनने में नहीं होगा। ये डिफरेंस है इसमें, गणितीय डिफरेंस, समझ आ रहा है। जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं उनका यूज मेजरमेंट में तो हो जाएगा, लेकिन काउंटिंग में नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि क्लासरूम में 2.5 कुर्सियां रखी हुई हैं, क्लासरूम में 3.5 लड़के बैठे हैं, कि 4.5 लड़कियां बैठी हैं, कि 9.65 लड़के बैठे हैं, कि 10.23 विद्यार्थी बैठे हैं, ऐसा कभी नहीं बोलते अपन। गिनते कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा चलता है। तो गणितीय अंतर यही था, यही चीज पकड़नी थी, तब जाके वो प्रश्न बनता आपसे, यही चीज आपको पकड़नी थी। तो ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं डेसिमल वाले, इनका यूज मापने में होगा, गिनने में नहीं होगा, मेजरमेंट में होगा, काउंटिंग में नहीं होगा। ये वाले जो नंबर्स हैं इनका यूज मेजरमेंट में भी होगा, काउंटिंग में भी होगा। अब आगे जाके जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, किसके अंतर्गत ये वाले नंबर्स आते हैं, किसके अंतर्गत ये वाले नंबर्स आते हैं, सब सीखेंगे अपन अभी। समझ आई बात। ये तो संख्या की सिंपल सी परिभाषा है, इसमें मापने और गिनने का मतलब बस समझ लेना आप, बाकी ज्यादा काम का नहीं है। ये मेन जो मुद्दे की बात है वो संख्या का वर्गीकरण लिखेंगे, संख्या का वर्गीकरण, संख्या का क्लासिफिकेशन, संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ये बहुत काम का है। संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। देखिए संख्या दो प्रकार की होती है मुख्यतः, एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, 5 मिनट देख लीजिए बस, और बाकी कल पढ़ेंगे इसमें, रियल नंबर। और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब एक बात समझेंगे, पीएससी के एग्जाम्स आप दीजिए, व्यापम के एग्जाम्स आप दीजिए, काल्पनिक संख्या आपको सिलेबस में दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि काल्पनिक संख्या जनरली 11th क्लास से चालू होता है पढ़ना, इसीलिए काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। शिक्षक भर्ती में वर्ग 1 जब देंगे आप, लेक्चरर का एग्जाम,
गणित विषय से, वहां पे मिलेगा आपको काल्पनिक संख्या। लेक्चरर का एग्जाम जब देंगे, व्याख्याता वाला, वर्ग 1 वाला, वहां पे मिलेगा काल्पनिक आपको। पीएससी के जो एग्जाम्स हैं, व्यापम के जो जनरल एग्जाम्स हैं, वहां पर काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है। फिर भी थोड़ा सामान्य जानकारी बता रहा हूं क्या होती है। तो काल्पनिक का मतलब जो केवल कल्पना में हो, मतलब इमेजिनेशन में हो, नाम से क्लियर है, जो केवल इमेजिनेशन में हो। सामान्य जीवन में इसका उपयोग नहीं होता है, सामान्य जीवन में, जनरल लाइफ में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। सामान्य जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं होता है, जनरल लाइफ में बोल रहा हूं। मापने में, गिनने में, ये सब चीजों में आप इसका कोई उपयोग नहीं करते हैं। जो केवल इमेजिनेशन में हो, कल्पना में हो, सामान्य जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। कैसे पहचानेंगे, ध्यान से समझिए। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव फॉर्म में नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव फॉर्म में नंबर्स हैं, ये देखिए ऐसे, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में संख्याएं अगर हैं, तो ऐसी संख्याओं को आप बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ऐसी कोई भी संख्या आपके सिलेबस में दिखाई नहीं देगी आपको। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर संख्या है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव फॉर्म में कोई नंबर है, तो ऐसे नंबर को आप बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या। ऐसा कोई भी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। मान लो आप कैलकुलेशन कर रहे हो और आपके कैलकुलेशन में वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक डेटा आ गया, तो आपका कैलकुलेशन ही गलत हो रहा है, ये मान के चलना। उसको ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा। 11th अगर आप गणित विषय से पढ़े होंगे तो ऐसा कुछ याद आ रहा होगा, इनको आई के रूप में लिखा जाता है, जहां पे आई को बोलते हैं आयोटा या इमेजिनरी नंबर। इसका वैल्यू क्या होता है, वर्गमूल -1। लेकिन आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ये सब चीजों को। आप पढ़ना चाहें तो 2-3 घंटा तो इसी में निकाल सकते हैं पूरा, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को। लेकिन सामान्य जानकारी बस याद रखिए कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी आपने सामान्य जानकारी ये पढ़ी कि जो केवल इमेजिनेशन में हो, जनरल लाइफ में, सामान्य जीवन में ऐसे नंबर्स का कोई उपयोग नहीं होता है। कैसे पहचानेंगे, तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में नंबर्स अगर हैं, तो ऐसे नंबर को आप बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको छोड़कर जो आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, वो क्या है, वास्तविक संख्या। ये 2 प्रकार की होती है, फटाफट लिख लीजिए क्लासिफिकेशन को। पहली परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या है और दूसरी है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इरैशनल नंबर। वास्तविक संख्या मेनली 2 टाइप की, परिमेय और अपरिमेय, रैशनल एंड इरैशनल। वास्तविक संख्या मेनली 2 टाइप की, परिमेय और अपरिमेय। अब देखो यहां से एक इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आ रही है। मैं बोला ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, इसको छोड़ दो। आपके सिलेबस में केवल क्या है, वास्तविक, केवल वास्तविक, केवल वास्तविक। और वास्तविक कितने प्रकार की बोला मैं, 2। इसका मतलब आपके सिलेबस में कोई भी संख्या आपके सामने आई, आपके सिलेबस में कोई भी संख्या आपके सामने आई, कोई भी संख्या आपके सामने आई, या तो वो क्या होगी, रैशनल, या तो वो क्या होगी, इरैशनल। मोटे मोटे तौर पे आपके सिलेबस की संख्याएं 2 ही प्रकार की हैं, एक रैशनल और दूसरी इरैशनल। कोई भी नंबर आया आपके सिलेबस में, या तो वो रैशनल होगा या तो इरैशनल। अगर आप उसको रैशनल नहीं बोल रहे हो मतलब वो क्या है, इरैशनल। अगर आप उसको इरैशनल नहीं बोल रहे हो मतलब वो क्या है, रैशनल है। 99.9% नंबर्स जो आपके सामने आने वाले हैं, 99.9% बोल रहा हूं, जो आपके सिलेबस में आपके आंखों के सामने आएंगे, 99.9% नंबर्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। अब रैशनल नंबर को आगे क्लासिफाई करेंगे तो ये 3 टाइप का होता है, फटाफट लिखिए। पहला होता है प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। और तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। परिमेय संख्या को आगे क्लासिफाई किए तो परिमेय संख्या 3 प्रकार का, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत संख्या को आगे क्लासिफाई करेंगे तो 2 टाइप का होता है, एक होता है समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर।
और दूसरा होता है विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर। पूर्णांक संख्या को आगे क्लासिफाई करेंगे तो ये 3 टाइप का होता है। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा शून्य पूर्णांक मतलब जीरो इंटीजर, और तीसरा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। क्या आएगा ना, बता रहा हूं, लिखे यहां तक। तो आपने बोला संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक को छोड़े जो बची वो वास्तविक। वास्तविक 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय 3 प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत 2 प्रकार की, सम और विषम। पूर्णांक 3 प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। नंबर 2 टाइप की, रियल एंड इमेजिनरी। रियल 2 टाइप का, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल 3 टाइप का, नेचुरल, होल एंड इंटीजर। इंटीजर 3 टाइप के, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। और नेचुरल नंबर्स 2 टाइप के, इवन एंड ऑड। कुछ और नंबर्स हैं जो कि रैशनल नंबर के ही पार्ट हैं। कुछ और नंबर हैं जो रैशनल नंबर के ही पार्ट हैं, जिसमें एक है अभाज्य संख्या। इसको अलग से डील करेंगे, ये सब रैशनल नंबर के ही पार्ट हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। दूसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। और तीसरा है भिन्न संख्या, ये है फ्रैक्शनल नंबर। ये सब रैशनल नंबर के ही पार्ट हैं। देखा जाए तो ये सब के सब रैशनल नंबर के ही पार्ट हैं, लेकिन इसको अलग से लिख दिया हूं। एक्चुअल में मैंने बोला 99.9% संख्याएं रैशनल हैं। तो ये सब रैशनल नंबर के ही अंतर्गत बैठेंगे। अभाज्य हो, भाज्य हो, भिन्न हो, ये सब के सब रैशनल नंबर के ही अंतर्गत आते हैं। बस क्लासिफिकेशन से मैंने थोड़ा इसको अलग लिख दिया है कि 3 संख्याएं अलग से ये और कवर करनी है आपको। फ्रैक्शनल नंबर का पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन। भिन्न संख्या का पूरा वर्गीकरण, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, तुल्य भिन्न, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और इक्विवेलेंट, पूरा देखेंगे ये। इसके बाद दशमलव वाली संख्याएं भी सीखेंगे आप। इसी में दशमलव वाली संख्याओं का क्लासिफिकेशन पूरा अलग से आएगा। डेसिमल वाले नंबर्स, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत में आवर्ती और अनावर्ती, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, सब आएगा वो। कल से पूरा एक्चुअल में आपका लेक्चर चालू होगा। आज तो मैं जनरल बातें ही समझाया हूं, कल से क्वेश्चंस भी साथ साथ कराते चलूंगा। इसमें नंबर्स को पढ़ते चलेंगे, उस पे पीएससी, व्यापम या सेंट्रल के एग्जाम में जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को भी साथ साथ कराते रहूंगा। तो साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे तो समझ में आएगा एप्लीकेशन क्या है। तो आज तो मैंने केवल वेटेज बताया आपको कि व्यापम, पीएससी में, सेंट्रल के एग्जाम में मैथ्स का वेटेज क्या है। उसके बाद कितने चैप्टर्स मैथ्स में कवर करने हैं, किसमें क्या क्या कवर करना है, इन बातों को समझाया हूं। नंबर्स के बारे में सामान्य जानकारी अपन जाने हैं अभी। कल के लेक्चर में 1.5 घंटे की क्लास में देखना, बहुत कुछ कवर हो जाएगा। जो नंबर्स पढ़ते जाएंगे उनके क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, जो पीएससी में, व्यापम में या सेंट्रल के एग्जाम में आए हुए हैं। ये तो बन जाएगा। बहुत कुछ मैंने आज बताया नहीं है यहाँ पे। ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, काम आएगा। संख्या का क्लासिफिकेशन, अब देखो अलग अलग बुक में क्लासिफिकेशन को अलग अलग तरीके से लिख देता है, मैंने इन तीनों को अलग से बता दिया है। ये एक्चुअल में रैशनल नंबर के ही पार्ट हैं। देखा जाए तो इरैशनल को छोड़ के सब क्या है, रैशनल। जो डेसिमल वाले नंबर्स आएंगे, शांत और अशांत, शांत भी क्या होगा, यही होगा। अशांत में आवर्ती भी क्या होगा, यही होगा। समझ आ रहा है। वो आगे आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लासेस गैप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्लासेस रेगुलर आइएगा। आएंगे तो एक आध दिन छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग को देख के आइए। नोट्स और प्रैक्टिस सेट पे काम करिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। प्रैक्टिस सेट भरपूर मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लगेगा कि आपने रट लिया, समझ में नहीं आया। वो मेरी जिम्मेदारी है समझाना उसको।
नोट्स को प्रॉपर तैयार करिए, जितना लिखवा रहा है उसको लिखते चलिए, प्री मेंस व्यापम जो भी एग्जाम देंगे सब में काम आएगा ये। और प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, संख्या पढ़ाने के बाद संख्या के ऊपर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वी बॉड मास पढ़ाने के बाद वी बॉड मास पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आरोही अवरोही बताने के बाद उस पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट भरपूर मिलेगा आपको, उसका चिंता मत करिए, इतना पढ़ लीजिए पूरा, बनेगा यहां तक। कल देखते हैं इसके आगे का।